नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एनिमल टिश्यूज। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एनिमल टिश्यूज के बारे में बताऊंगा। अगर हम एनिमल टिश्यूज पे उनको डिवाइड करना चाहते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वी कैन डिवाइड देम इन 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन इज मस्कुलर टिश्यू। थर्ड वन इज connective tissue, and the fourth one is nervous tissue. इन सभी टिश्यूज के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो हम सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू से शुरुआत करेंगे। अगेन एपिथेलियल टिश्यू को हम दो पार्ट में, दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू में अगेन 4 to 5 पार्ट्स हैं। सिंपल टिश्यू में फर्स्ट पार्ट इज सिंपल स्क्वेमस टिश्यू, then simple cuboidal tissue, then third is simple columnar tissue, then ciliated tissue, and then pseudosed ratified tissue. Ciliated tissue में भी अगेन दो पार्ट है। Ciliated tissue may be columnar and may be cuboidal. Pseudosed ratified tissue may be columnar and second it may be cuboidal. Next is compound tissue. Compound tissue दो तरह के हो सकते हैं। First is stratified, and the second is transitional. मेजरली जो स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज हैं उन्हीं के टाइप्स हैं, जैसे स्क्वेमस है। स्क्वेमस अगेन दो टाइप के हो सकते हैं, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। देन नेक्स्ट कैन बी क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। तो अब हम लोग एक एक करके ये सभी टिश्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, जिसमें हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। सो दिस इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? दे आर थिन, फ्लैट, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, पॉलीगोनल सेल्स, एंड दे आर क्लोजली फिटेड। जैसे एक फ्लोर के अंदर टाइल्स फिटेड होती हैं, उस तरीके से ये सबके सब फिटेड होते हैं। आप देख सकते हैं इसको। इनका फंक्शन है
to protect from mechanical and chemical injury. और ये इनका नॉर्मली जो फंक्शन होता है वो गैसियस एक्सचेंज का होता है। तो हमारी बॉडी में जहां पे भी गैसियस एक्सचेंज होता है वहां पे ही हमें मिलते हैं। जैसे इनकी जो लोकेशन है दैट इज एल्वियोली, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, यहां पे ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम में आपको या तो स्क्वायर या फिर क्यूबिकल सेल्स देखने के लिए मिलेंगी। जिनकी हाइट और विड्थ लगभग लगभग सेम होती है। इनकी फ्री सरफेस पे माइक्रोविलीज होते हैं, तो इसलिए हम इनको ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम भी बोलते हैं। माइक्रोविली इनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। तो इसलिए हमें वहां पे मिलेंगे जहां पे हमें ज्यादा सरफेस एरिया की जरूरत होती है। जैसे इनकी जो लोकेशन होती है दैट इज सलाइवरी एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। ये हमें यूरिनरी ट्यूब्यूल में भी देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। जैसा कि नाम से ही दिखता है, यहाँ पे हमें बड़े बड़े कॉलम लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं जो इलोंगेटेड सेल्स हैं। और इनमें जो न्यूक्लियाई होता है वो काफी डिस्टिंक्ट पोजीशन पे होता है। इनके पास भी फ्री सरफेस पे माइक्रोविलीज होते हैं, और इसलिए हम इनको ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम बोलते हैं। माइक्रोविली अगेन इनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। कुछ सेल्स म्यूकस और म्यूकस भी रिलीज करती हैं और उनको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। और इस तरह की जो सेल्स हैं ये हमें मिलती हैं स्टमक में, देन इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर। जैसा आप देखते हैं इनका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट्स, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस, ciliated type propels mucus along the apical surface, etc. Next we will talk about simple ciliated epithelium. सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम इनमें हमें कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल दोनों ही टाइप के मिलते हैं। इनके पास भी सीलिया या हेयर होते हैं फ्री एंड्स पे, जो इनको मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं।
और इस तरह के सेल्स हमें फैलोपियन ट्यूब और टर्मिनल ब्रॉन्चियल्स में भी देखने के लिए मिलते हैं। Next, we'll talk about pseudo-stratified epithelium. Pseudo-stratified epithelium ये सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार या क्यूबोइडल एपिथेलियम से बना हुआ होता है। देखने में कुछ एपिथेलियम बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो इसलिए हमें देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद दो लेयर्स हैं, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे एक ही लेयर है। इसलिए हम इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम बोलते हैं, और ये हमें मिलता है पैरोटिड ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड में। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम में फर्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम एक से ज्यादा लेयर्स ऑफ सेल से बने होते हैं, आप देख भी सकते हैं, और ओनली द सेल्स ऑफ द डीपेस्ट लेयर रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। सिर्फ जो डीपेस्ट लेयर होती है उसी की सेल बेसमेंट पे होती है, बाकी सब ऊपर 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 होती जाती हैं। इनका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन का, एब्जॉर्प्शन का, प्रोटेक्शन का अगेंस्ट मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल या फिर ऑस्मोटिक स्ट्रेस से। सो दिस इज द मेन फंक्शन। अब हम इसमें सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करेंगे। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में काफी सारी लेयर्स हमें सेल की देखने के लिए मिलती हैं, और यहाँ पे जो अपर मोस्ट लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर, दिस में भी कॉलमनार और क्यूबॉइडल। स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड में जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वहां पे हमें केराटिन कभी कभी देखने के लिए मिलता है। केराटिन इसको हार्ड और वाटरप्रूफ बनाता है। तो जब कभी केराटिन प्रेजेंट होता है सरफेस पे तो हम उसको केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं, और जब केराटिन प्रेजेंट नहीं होता है तो हम उसको नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम बोलते हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये मल्टी लेयर्ड होते हैं, एंड ज्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं। देन द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और ये आपको मिलेंगे यूरिनरी ब्लैडर में, देन यूरेथ्रा एंड रेनल पल्वेस। यहां पे ये आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ग्लैंड्स। इनको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हैं। वो सभी स्ट्रक्चर जो यूजफुल मटेरियल सिक्रीट करती हैं उनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं। ये यूनिसेलुलर हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं।
यूनिसेलुलर जैसे गॉबलेट ग्लैंड, एंड मल्टीसेलुलर जैसे सलाइवरी ग्लैंड। यहां पे हम दो टाइप की ग्लैंड्स की बात करेंगे। ग्लैंड्स दो टाइप की हो सकती हैं। फर्स्ट इज एक्सोक्राइन, सेकंड इज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट प्रेजेंट होती है और ये केमिकल डक्ट में रिलीज कर देते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड इज एक्सोक्राइन। और अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो इनके पास कोई भी डक्ट नहीं होती है। सो ये अपना मटेरियल डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट इज, अगर हम लोग सिक्रेशन के बेसिस पे बात करें तो तब ग्लैंड्स तीन टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज मेसोक्राइन। अगर हम मेसोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो इसमें जब सिक्रेशन होता है तो उसके अंदर कोई भी सेल का लॉस या उसके पार्ट का लॉस नहीं होता है, जैसे गॉबलेट सेल। नेक्स्ट इज एपोक्राइन। एपोक्राइन में साइटोप्लाज्म का एक छोटा सा पार्ट लूज हो जाता है सिक्रेशन में, जैसे मैमरी ग्लैंड। एंड द थर्ड वन इज होलोक्राइन। होलोक्राइन में पूरी की पूरी सेल डिसइंटीग्रेट हो जाती है, जैसे सेबेसियस ग्लैंड्स। ये जो आपको फिगर में दिखाया है, दिस इज पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स में कुछ ब्रांच डक्ट्स होती हैं, हम देख सकते हैं, दीज आर द ब्रांच डक्ट्स। हमारी स्किन के नीचे स्वेट ग्लैंड होती हैं। स्वेट ग्लैंड्स ये सिंपल ग्लैंड्स हैं और इन ये कॉइल ट्यूब्स होती हैं, आप देख सकते हैं, दीज आर द कॉइल ट्यूब्स। इनकी वॉल सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से बनी हुई होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज गॉबलेट सेल्स एंड सिक्रीशन। गॉबलेट सेल्स वो सेल्स हैं जो म्यूकस रिलीज करती हैं। इनको हम ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इनके अंदर काफी डिफरेंट डिफरेंट शेप की सेल्स और फाइबर्स होते हैं और ये हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर मटेरियल की तरह से बिहेव करते हैं। देन ये नॉर्मली तीन तरह के कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट इज इंट्रासेलुलर मीडियम। हम देख सकते हैं जो वॉलेट कलर का है ये पूरा पूरा इंट्रासेलुलर मीडियम है। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स नॉन लिविंग होता है।
एंड ट्रांसपेरेंट होता है। एंड दिस इज ऑल्सो सेमी फ्लूइड। सेकेंड पार्ट इज फाइबर्स। इनका जो सेकंड सबसे बड़ा पार्ट है वो है फाइबर्स। एंड थर्ड इज सेल्स। अगर हम फाइबर्स की बात करते हैं तो दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, जिनको हम फाइब्रोब्लास्ट या फिर कोलेजन भी बोलते हैं। इसमें जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं उनको हम कोलेजन बोलते हैं। येलो फाइबर्स को इलास्टिन बोलते हैं। एंड थर्ड इज रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर मीन्स नेट शेप। तो जो फाइबर्स एक नेट टाइप की शेप बनाते हैं उनको हम रेटिकुलर फाइबर्स बोलते हैं। इनका नेक्स्ट जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, दैट इज सेल्स। सेल्स इनमें हमें तीन तरह की सेल्स देखने के लिए मिलती हैं। फर्स्ट इज मास्ट सेल्स, सेकंड इज प्लाज्मा सेल्स, एंड थर्ड इज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस सिर्फ फैगोसाइटिक एक्शंस के लिए होते हैं। फैगोसाइटिक एक्शन का मतलब कि ये बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको किल कर देते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं जो हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्शन देती है। एंड थर्ड इज मास्ट सेल। मास्ट सेल में कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे हिस्टामाइन, और ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज शो करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो हम उनको तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉपर। प्रॉपर में अगेन एरियोलर, सेकंड इज एडिपोज, थर्ड इज डेंस फाइबर, फोर्थ वन इज इलास्टिक, फिफ्थ वन इज रेटिकुलर, एंड देन प्रॉपर के बाद सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू इज स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में दो टाइप के टिश्यूज हैं, कार्टिलेज एंड द सेकंड वन इज बोन, एंड थर्ड वन इज वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू में भी अगेन दो टाइप के हैं। बॉडी में वेस्कुलर का काम ब्लड और लिम्फ करते हैं। अब हम इन सब टिश्यूज को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम कनेक्ट करने का होता है, भले ही स्किन को मसल के साथ या फिर मसल्स को बोन्स के साथ, तो ये सब का सब काम ये करता है। ये एपिथेलियम के जस्ट नीचे होता है और इसको हम एरियोलर टिश्यू भी बोलते हैं। एरियोलर टिश्यू ऑर्गन्स को एक साथ रखने का काम करता है और हमें एक शेप प्रोवाइड करता है। इसके पास मैट्रिक्स होता है,
जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा मैट्रिक्स है। देन इसके पास फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, इसके पास मास्ट सेल होता है, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, एंड मैक्रोफेजेस होते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग जब एग कंज्यूम करते हैं या मीट कंज्यूम करते हैं तो उनको कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं, क्योंकि जो मास्ट सेल होती हैं वो हिस्टामाइन रिलीज करती हैं और जिससे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज आते हैं और इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एडिपोज टिश्यूज। Adipose tissues, they are the modified form of areolar tissue. इनके पास बड़ी बड़ी फैट सेल्स होती हैं, जैसे हम देख सकते हैं। दे आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एरियोलर टिश्यू। इनके पास फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं और वो फैट इतने ज्यादा होते हैं इनके अंदर कि जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो पेरिफेरी यानी सरकमफ्रेंस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फैट टिश्यूज नॉर्मली फूड को रिजर्व करने का काम करते हैं, एनर्जी की फॉर्म में फूड को रिजर्व करते हैं और ये एक कुशन की तरह से होते हैं, क्योंकि जो फैट होता है वो काफी कंप्रेसिबल है, तो इसीलिए ये कुशन की तरह से काम करते हैं। हमारी हार्ट, किडनीज, आई बॉल, इनके पास जो फैट टिश्यूज होती हैं वो उनको एक शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन की तरह से बिहेव करती हैं, तो इसलिए वो उनको सेव कर सकती हैं, हार्ट को, किडनी को, इन सबको सेव कर सकती हैं किसी भी बाहर के शॉक से। एंड ये हीट लॉस प्रिवेंट करने का काम भी करते हैं बिकॉज दे आर नॉन कंडक्टिंग। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमेशा हमें कनेक्टिव टिश्यू के लोअर लेयर में देखने के लिए मिलते हैं। कोलेजन फाइबर्स इनके अंदर काफी ज्यादा होते हैं। कोलेजन फाइबर्स एक डेफिनेट पैटर्न में होते हैं जिससे इनको काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है और ये काफी डेंस टिश्यू होते हैं, डेंसिटी काफी हाई होती है इनकी, तो हमें यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली कोलेजन फाइबर्स देखने के लिए मिलते हैं। इनके अंदर हमें दो तरह के फाइबर्स और देखने के लिए मिलते हैं, जिनको हम एक को बोलते हैं टेंडन्स। टेंडन्स वो कॉर्ड है जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करती है, और दूसरे होते हैं लिगामेंट्स। ये वो कॉर्ड हैं या केबल्स हैं जो बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो ये इन दोनों का फंक्शन है। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू हमेशा पैरेलल में होते हैं। पैरेलल में होने से इनको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मान लीजिए कि अगर ये टिश्यूज पैरेलल में है तो देन दे विल होल्ड टू ईच अदर मच स्ट्रांगली, क्योंकि काफी सारे कांटेक्ट पॉइंट हैं। लेकिन अगर यही टिश्यूज इस तरह से आर्बिट्रेरी बिखरे हुए हैं तो देन इनके पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा कांटेक्ट पॉइंट भी नहीं होंगे। तो इस तरह से पैरेलल इलास्टिक फाइबर होने से स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। ये काफी ज्यादा इलास्टिक होते हैं और इलास्टिक हम उसको बोलते हैं जैसे अगर हम किसी इलास्टिक फाइबर पे फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सटेंड हो जाता है, और जैसे ही हम फोर्स रिमूव करते हैं तो देन दे विल कम टू देयर ओरिजिनल शेप। तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में फोर्स रिमूव करते ही फटाफट लौट आते हैं। ये टिश्यूज हमें नॉर्मली लंग्स में या फिर आर्टरीज में देखने के लिए मिलते हैं, जहां पे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन चलता ही रहता है, तो वहां पे हमें इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज की जरूरत होती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रेटिकुलर टिश्यू। रेटिकुलर टिश्यूज स्टार शेप होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इनकी स्टार टाइप की शेप है। फेगोसाइटिक होते हैं एक्शन में। फेगोसाइटिक मतलब दे विल किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द बैक्टीरियाज।
एंड दे आर प्रेजेंट इन स्प्लीन। स्प्लीन एक लार्ज वेस्कुलर डक्टलेस ग्लैंड होती है जो हमारी बॉडी में होती है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर। एंड लिम्फ में देखने के लिए मिलते हैं और बोन बैरो में भी देखने के लिए मिलते हैं। इससे पहले कि हम लोग कार्टिलेज को डिस्कस करें, हम सबसे पहले स्केलेटल टिश्यू को डिस्कस कर लेते हैं। स्केलेटल टिश्यू हमारी पूरी बॉडी की जो भी बोन सिस्टम है, पूरा स्केलेटन है, उसको फॉर्म करता है। सो दिस फॉर्म्स एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का मतलब हमारी बॉडी के अंदर का स्केलेटन। एंड दिस इज अ रिजिड फ्रेमवर्क। हमारी पूरी बॉडी को जो शेप मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्केलेटल टिश्यूज। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का काम करते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में बोन्स ना हो तो हमारी बॉडी की क्या हालत हो जाएगी। वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट है, किडनी है, इनके ऊपर कोई जर्क, कोई प्रेशर, कोई एक्सटर्नल थ्रस्ट नहीं आना चाहिए। उसके लिए हमारे पास रिब्स होती हैं जो स्केलेटल टिश्यूज की बनी हुई होती हैं और वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारे इन वाइटल ऑर्गन्स को। एंड दे ऑल्सो हेल्प इन लोकोमोशन। जैसे हम लोग पैरों से चलते हैं तो वो भी बोन्स के ही बने हुए हैं, तो दे हेल्प इन लोकोमोशन। दो टाइप के होते हैं, एक कार्टिलेज, एक बोन। अगर हम रफ टर्म्स में बात करते हैं तो कार्टिलेजेस वेरी काफी लचीली होती हैं और काफी इलास्टिक होती हैं, लेकिन बोन्स काफी रफ हो जाती हैं, काफी टफ हो जाती हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो उसके पास सभी की सभी कार्टिलेजेस होती हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है धीरे धीरे वही कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होती जाती हैं। तो बोन काफी ज्यादा प्रेशर बेयर कर सकती है बॉडी पे, लेकिन चूंकि वो अगर उसमें जर्क आता है तो हमें चोट भी काफी ज्यादा लगती है। कार्टिलेज चूंकि इलास्टिक होती है तो इसलिए वो अपने आप को कंप्रेस कर सकती है और इसलिए उसमें चोट भी काफी कम लगती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कार्टिलेज। तो कार्टिलेज में दे आर सॉलिड, सेमी रिजिड, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। इनके अंदर एक मैट्रिक्स होता है जो काफी क्लियर होता है और उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रिन। अगर हम कार्टिलेज की बात करते हैं तो कार्टिलेज के अंदर कॉन्ट्रोसाइट्स होते हैं। कॉन्ट्रोसाइट्स कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं और ये मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं। अगर हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा एक लैक्यूना है और इस लैक्यूना के अंदर 2 से 3 कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं पर लैक्यूना। कॉन्ड्रोसाइट्स लार्ज ब्लंटी एंगुलर टाइप के सेल्स होते हैं। मतलब अगर ये एक लैक्यूना है तो इसके अंदर ऐसे कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे, लाइक दिस। और ये हमें मिलते हैं बोन के एंड पे, नोज के टिप पे। एक्सटर्नल एयर पूरा का पूरा कार्टिलेज से ही बना होता है। तो आप देख सकते हैं अगर आप अपना एक्सटर्नल एयर थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो वो आराम से हिल जाता है, मुड़ भी जाता है, बिकॉज दैट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ये काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। और बोन्स के एंड पे या फिर नोज की टिप पे ही क्यों होते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए ये 2 बोन्स हैं और अगर हमें इनको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे ये जो मैटर होगा, दिस इज ऑफ कार्टिलेज। ताकि जब दोनों बोन्स मूव करती हैं आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो तब कार्टिलेज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ सो दैट कि बोन्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर सकें। अगर हम बोन की बात करते हैं तो बोन आर सॉलिड, रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। इनको ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। इनफैक्ट दे आर द हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी। अगर हम इनके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो बोन नॉर्मली कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड, इन सब से मिलकर बना होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम हम लोगों के लिए जरूरी क्यों होता है। एक ग्रोइंग चाइल्ड को कैल्शियम जरूरी क्यों होता है? लेडीज को भी हम बोलते हैं कि जब वो ओल्डर एज में जाती हैं तो उनकी बॉडी का कैल्शियम धीरे धीरे करके खत्म होता है, तो इसलिए हम उनको कैल्शियम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि कैल्शियम इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बोन। ये एक हार्ड मैट्रिक्स का बना होता है और ये हार्ड मैट्रिक्स अगेन ओसीन नाम के प्रोटीन का बना हुआ होता है। ओसीन। ये मैट्रिक्स लेयर्स में होता है, आप देख सकते हैं जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं।
तो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होते हैं, और ये सब के सब कॉन्सेंट्रिक रिंग्स एक लॉन्गिट्यूडनल कैविटी के अबाउट होते हैं। इसी लॉन्गिट्यूडनल कैविटी को हम लोग हर्वेशियन कैनाल बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी हर्वेशियन कैनाल्स की बात की, हर्वेशियन कैनाल्स उनके चारों तरफ जो लैमेलाज होते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होते हैं, तो वो सब के सब मिलके उनको हम बोलते हैं ऑस्टोसाइट्स। ये ऑस्टोसाइट्स हर्वेशियन कैनाल में होते हैं, और ऑस्टोसाइट्स का काम होता है कि वो सेल्स, बॉन फॉर्मिंग सेल्स, मतलब वो सेल्स बनाती है जिनसे बोन्स फॉर्म हो जाती हैं। हर्वेशियन कैनाल प्लस उसके चारों तरफ जो कॉन्सेंट्रिक लैमेला है, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ ये फिगर में, तो इस पूरे को हम कंबाइंड फॉर्म में हर्वेशियन सिस्टम बोलते हैं। और हमारी बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स कैसे, जैसे ह्यूमेरस, फीमर, इनके पास बोन मैरो होता है। बोन मैरो का काम होता है, इट प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि बोन मैरो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है बोन्स का। ये हमारी पूरी बॉडी की स्केलेटन है, और मैंने आपको एक तरफ उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू भी दिखाया है कि बोन्स का क्रॉस सेक्शनल व्यू मैंने आपको दिखाया है। तो मैं अब आपको अ, एक नियर बाय व्यू दिखा देता हूं कि हमारा स्केलेटन कैसे नजर आता है। दिस इज आवर स्केलेटन। सबसे पहले स्कल, क्रेनियम, क्रेनियम, सर्विकल वर्टिब्रेट, रिब्स जो हमारे हार्ट को सेव करती हैं, ह्यूमरस जिसकी हमने अभी बात की, अल्ना, रेडियस, पेल्विक, फीमर जिसकी हमने अभी बात की। आप देख सकते हैं कितनी लॉन्ग बोन है। और फिर ये बोन्स हमारी फीट के लिए। एंड देन दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ आवर बोन। इसके अंदर आप देख सकते हैं हर्वेशियन सिस्टम भी आपको नजर आएगा। इसमें आपको सर्कमफ्रेंशियल लैमेला, लैमेलास, और दिस वन इज स्पॉन्जी बोन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच बीच में बड़े बड़े एयर स्पेसेस हैं। ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर से पास होती हैं, ताकि जो भी ये बोन मैरो से ब्लड सेल्स बनाते हैं वो इन ब्लड वेसल्स में दिया जा सके। तो आप स्क्रीन पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट बोन भी है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ब्लड। ब्लड और मैट्रिक्स ये दोनों के दोनों वैस्कुलर टिश्यू में आते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। सो लेट्स वी डिस्कस ब्लड। अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो वैस्कुलर टिश्यू में दो टाइप हो सकते हैं, एक ब्लड, एक लिम्फ। वैस्कुलर टिश्यू ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। एंड इनके पास कोई भी फाइबर्स नहीं होते हैं। तो हम इंडिविजुअली ब्लड और दूसरे टिश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग जहां पर ब्लड की बात करेंगे, ब्लड इज अ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। सो इट्स अ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये कनेक्टिव तो है ही, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, बट इट इज मोबाइल एज वेल। एंड सेकेंड इज, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक सेल्स, जिसमें रेड ब्लड सेल्स भी आती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी आती हैं,
एंड दूसरी टाइप के प्लेटलेट्स भी आते हैं, लेकिन उसके अलावा एक और दूसरा पार्ट है इसका जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो दिस इज प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल्स। ब्लड की पीएच 7.4 होती है। पीएच हम लोग जानते हैं सब पैरामीटर टू मेजर whether the solution is acidic or basic. So it is near to 7.4, that means little bit alkaline. ब्लड के अगर हम कलर की बात करते हैं तो कलर की बात हम दो तरीके से कर सकते हैं। ये ब्लू भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। When it is oxygenated blood, that means ब्लड जब हार्ट से निकलता है तो ऑक्सीजनेटेड होता है, जब लंग्स से निकलता है सॉरी तो ऑक्सीजनेटेड होता है, तब इसका कलर रेड होता है। लेकिन जब ये डिफरेंट डिफरेंट सेल से लंग्स की तरफ मूव करता है तब इसका कलर ब्लू होता है, बिकॉज दिस इज डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड जो भी फ्लूइड हमें सेल से बाहर देखने के लिए मिलता है, जिसमें जैसे ये सारा का सारा फ्लूइड, इस फ्लूइड को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। ब्लड में 30 to 35% इसी का कॉम्पोजिशन होता है और इसलिए ब्लड मूव कर पाता है, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। अगर हम एक एडल्ट पर्सन की बात करते हैं तो एक एडल्ट पर्सन में टोटल ब्लड 5 लीटर तक हो सकता है। अब हम ब्लड के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। ब्लड में मेनली 3 टाइप के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज वाटर। वाटर इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। सेकेंड इज इसके अंदर सॉल्ट्स हो सकते हैं। सॉल्ट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इनका काम होता है दे प्रोवाइड ऑस्मोटिक बैलेंस, पीएच बफरिंग, मतलब पीएच को कंट्रोल करते हैं। पीएच बफरिंग का मतलब है कि जैसे हम लोग अगर कुछ भी खाते हैं दैट मे बी अल्कलाइन मे बी एसिडिक, तो ब्लड की पीएच चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए पीएच उसको हम बोलते हैं पीएच बफर। तो ये पीएच बफरिंग का काम करते हैं। एंड देन दे ऑल्सो रेगुलेट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नेक्स्ट इज प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें दिस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ एल्बुमिन, फाइब्रोनिजन, इम्यूनोग्लोबिन्स, ये सब कंपाउंड के नाम हैं और इनका मेन फंक्शन होता है ऑस्मोटिक बैलेंस करने का। ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करते हैं, पीएच बफरिंग करते हैं, डॉटिंग एंड इम्यून रिस्पॉन्सेस। ब्लड का मेन रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ये न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करती है। सेकेंड इज वेस्ट प्रोडक्ट, उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है। थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। एंड जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करती है। रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे ऑक्सीजन एंड CO2। एंड नेक्स्ट वन इज हार्मोन्स। हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड ही करता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ब्लड के अंदर 3 तरह की सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनका मेन फंक्शन होता है
to transport oxygen and carbon dioxide. Second one is white blood cells. White blood cells का main function होता है to destroy foreign cells, to produce antibodies, and allergic responses. तो जब भी कभी हमारी बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉरेन सेल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया ये अटैक करते हैं या कोई भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है तो हमारी बॉडी की वाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाती है. एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स इज फॉर ब्लड क्लोटिंग. अगर हमारी बॉडी में कहीं पे कट आ जाता है, वहां से ब्लड निकलता है, तो वहां पर ब्लड को रोकने के लिए प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं. ये ब्लड क्लोटिंग करती हैं. ब्लड क्लोटिंग. ब्लड क्लोट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम ब्लड क्लॉट नहीं करेंगे, अगर हमारी बॉडी का ब्लड क्लॉट नहीं होगा, इट विल लॉस टू द ब्लड एज वेल एज लॉस टू द प्रेशर. अगर प्रेशर लॉस होगा तो देन ब्लड हमारी बॉडी में मूव नहीं कर पाएगा. तो इसलिए ब्लड को क्लॉट करना जरूरी है. अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो टोटल ब्लड का 60% प्लाज्मा होता है और उस 60% में 92% वाटर होता है, 8% सॉलिड होता है. सॉलिड्स में प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब के सब उन सॉलिड को कंस्टिट्यूट करते हैं. अगर हम प्लाज्मा के फंक्शन की बात करते हैं तो प्लाज्मा का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना, वो भले ही सॉलिड हो या वेस्ट हो या फिर गैसेस हो. सेकेंड इज इम्यूनिटी. इम्यूनिटी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है क्योंकि इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं. ब्लड लॉस की प्रिवेंशन करते हैं क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स होते हैं. और लास्ट वन इज हमारी बॉडी में हीट को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जो हीट हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती है उसको पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम प्लाज्मा का होता है. अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से. हीमोग्लोबिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है. इसका पिगमेंट जो ऑक्सीजन को कैरी करता है. अगर हम 100 ml ब्लड की बात करते हैं तो उसमें कम से कम 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन की लाइफ 120 डेज होती है. उसके बाद इसका जो आयरन है वो फ्री हो जाता है वापस से हीमोग्लोबिन सेल्स बनाने के लिए. और अ, और ये आयरन बोन मैरो के पास मूव कर जाता है ताकि वहां से नए हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके रेड ब्लड सेल्स बनाई जा सके. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाइट ब्लड सेल्स. व्हाइट ब्लड सेल्स ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं और एक्चुअली अपनी शेप को ये चेंज कर सकते हैं इसीलिए ये कैपिलरीज से बाहर आ सकते हैं, टिश्यूज के पास आ सकते हैं. तो इस तरीके से एंड देन इनका जो सर्वाइवल होता है वो 3 to 4 डेज का ही होता है. अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट एंड दूसरा इज सेकंड इज ग्रेन्युलोसाइट. इनको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी टॉपिक का पार्ट नहीं है. ग्रेन्युलोसाइट भी 3 तरह के होते हैं, एक बेसोफाइल्स, एओसिनोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स. तो इनको हम और फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे इससे ज्यादा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ. जो न्यूट्रोफाइल्स होते हैं उनका फैगोसाइटिक एक्शन होता है, यानी वो बैक्टीरिया को किल करने के काम में आते हैं. एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स दे आर द सेल्फ फ्रैगमेंट्स रादर देन ट्रू सेल्स. ट्रू सेल्स नहीं है क्योंकि ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है और इनकी लाइफ 1 वीक के अराउंड होती है. जैसे ही हमें कोई इंजरी होती है हमारी बॉडी में तो तब प्लेटलेट्स वहां से अपने प्लेटलेट्स फैक्टर रिलीज करती हैं ताकि ब्लड कोagulate किया जा सके. सो दिस इज फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी बॉडी में जो भी चीजें मूव करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, उसमें ब्लड इज द फर्स्ट वन एंड सेकंड वन इज लिम्फ. इससे पहले कि हम लोग लिम्फ पे जाएं,
मैं आपको बाय पिक्चर दिखा देता हूँ कि कैसे प्लेटलेट्स एक ब्लड क्लॉट करती हैं। ये आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए है। तो जब हमारी बॉडी में कोई कट आता है तो वहां पर कैसे ब्लड वाइट ब्लड सेल्स काम करती हैं और प्लेटलेट्स कैसे काम करती हैं, एंड देन उसके बाद ब्लड क्लॉट कैसे डेवलप होता है, दैट यू कैन सी। अगर हम लिम्फ की बात करते हैं तो लिम्फ आर कलरलेस मोबाइल टिश्यू। अगर हम ब्लड में से सेल्स को, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को हटा दें तो जो बचेगा वो लिम्फ है। लिम्फ नॉर्मली लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करते हैं, एंड इनका मेन फंक्शन होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, फूड एंड मटेरियल्स को, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, और नेक्स्ट वन इज जो ब्लड होता है उसका वॉल्यूम को मेंटेन करना। अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं तो दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड थिन एंड elongated सेल्स। ये सबकी सब सेल्स elongated होती हैं और इनका मेन जो प्रॉपर्टी होती है या आप कह लीजिए फंक्शन होता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ये हाईली स्ट्रेच कर सकते हैं और हाईली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ऐसी ही लोकेशन पे इनकी जरूरत भी होती है। अगर हम इनके साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो इनके साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, और इन इस सार्कोप्लाज्म के अंदर फाइन लॉन्गिट्यूडनल प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन हम इनको तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेड मसल। आपको जो डायग्राम में दिखाया गया है वो स्ट्रेटेड मसल का ही एक पार्ट है, जैसे बाइसेप्स में दिखाया है। स्ट्रेटेड मसल की पहले हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। स्केलेटल मसल्स, ये नॉर्मली इनको हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। इलोंगेटेड होती है, मतलब लेंदी होती है, सिंगल होती है और अनब्रांच होती है। आप देख सकते हैं इलोंगेटेड है, सिंगल है और अनब्रांच है। इसमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आपको नजर आएंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। वॉलंटरी मसल्स हैं, दैट मीन्स दे वर्क ऑन आवर विश। तो आपके बॉडी के ऐसे जितने भी पार्ट्स हैं जहां पर जो हमारी विश से, यानी आपकी बॉडी की विश से मूव कर सकते हैं, तो वहां पे सब जगह पे वॉलंटरी मसल होती है। जैसे मेरा हैंड है अगर, तो अगर मैं अपने हैंड को मूव कराना चाहता हूँ या फिर मोड़ना चाहता हूँ तो देन मैं अपनी विश से उसको मोड़ सकता हूँ। तो दैट मीन्स वहां पर हमारी वॉलंटरी मसल्स हैं। दे फॉर्म बंडल्स अटैच टू स्केलेटन बाय एंड्स। तो स्केलेटन से अटैच होती हैं, तो अल्टीमेटली बोन्स को ही मूव करना होता है, बट वो मैसेज इन मसल्स के थ्रू पास होता है। इन्हीं मसल के कॉन्ट्रैक्शन और इलोंगेशन से बोन्स मूव करती हैं। They have got oblique bridges and intercalated disc. Intercalated disc और oblique bridges absent होते हैं। इनके अंदर नर्व सप्लाई होती है, क्योंकि नर्व हमारे माइंड से डायरेक्टली अटैच होती है। वहां से मैसेज आता है तो वो इन मसल्स को मिलता है, एंड अकॉर्डिंगली दे बिहेव। इनके पास काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइकोजल ग्रेन्यूल्स होते हैं। इनके पास काफी ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि इनको काफी वर्क करना होता है इसलिए। एंड दे कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं और जल्दी ही थक भी जाती हैं। अगर मैं इसमें थकने की बात कर रहा हूं तो मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं जैसे अपनी कार्डियक मसल से। हमारा हार्ट जब से हम लोग बॉर्न होते हैं तब से अभी तक बिना रुके काम करता है, तो दोज मसल्स नेवर गेट फटीग, बट ये मसल्स थक जाती हैं। So let's start with the non-stated muscle. They are smooth muscle. They are known as smooth muscle. इनके पास कोई बैंड्स नहीं होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है, इनवॉलेंट्री होता है, मतलब अ, हमारी विश पे काम नहीं करती हैं। दे फॉर्म शीट और ट्यूब्स इन विसरल वॉल्स। इनकी शेप की अगर हम बात करते हैं तो दे आर लॉन्ग, नैरो, स्पिंडल शेप, एंड एंड पे टेपरिंग होती है। इनके पास ह्यूज नर्व सप्लाई होती है, बट ये सारी की सारी नर्व सप्लाई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से होती है।
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिर्फ ऐसी चीज को कंट्रोल करता है, हमारे माइंड का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जहां पे जो हमारी विश में नहीं होता है, जिसका मूवमेंट। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी कम होते हैं, और इनके पास ब्लड सप्लाई भी कम होती है, क्योंकि इनको उतना फास्ट नहीं मूव करना होता है जितना स्ट्रेटेड मसल्स को मूव करना होता है। आप समझ सकते हैं अगर मैं आपको इनकी लोकेशन बताता हूं। ये जितने भी हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनके वॉल पे प्रेजेंट होती है, आई की आइरिस पे प्रेजेंट होती है। तो अगर हम आई आइरिस की बात करें, आई आइरिस हमारी कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन वो बहुत ही स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होती है या फिर एक्सपेंड होती है, और इसीलिए ये जल्दी से फैटिग भी नहीं होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कार्डियक मसल की। इनको हम हार्ट मसल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हार्ट में ही मिलती है। अगर हम लोग कार्डियक मसल की बात करते हैं तो उनको हम लोग हार्ट मसल भी बोलते हैं। अगर हम इनके शेप की बात करते हैं तो दे आर इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच। देख सकते हैं आप फिगर में, इनमें बैंड्स होते हैं लेकिन थोड़े हल्के हो जाते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, हमारी विश पे मूव नहीं करती हैं, हार्ट वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं, और इनका कंटिन्यूस नेटवर्क होता है। इनमें नर्व सप्लाई होती है, लेकिन ब्रेन से और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। इनके पास काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं, और काफी ज्यादा ब्लड सप्लाई भी होती है। मैं ब्लड सप्लाई हार्ट के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्लड सप्लाई की बात कर रहा हूं इन मसल्स में। एंड दे कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, और ये कभी भी थकती नहीं है, फटीग नहीं होती है। ये बॉडी का नर्वस टिश्यू सिस्टम है। ये पूरा पूरा एक सेल है जिसमें, एंड दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब अगर हमारी बॉडी में कहीं पे कोई भी सेंसेशन होती है, मान लीजिए हमें गर्मी ज्यादा लगती है, या कोई हमें छोटा छोटा सा पायस कर देता है हमारी बॉडी में, कहीं पे पिन चुभा देता है, तो देन ये सब के सब स्टिमुलाई होते हैं जिसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एक्ट करती है। तो ये सभी के सभी स्टिमुलाई रिसीव भी करती है और अकॉर्डिंगली मैसेज को ट्रांसमिट भी करती है। इसकी जो सेल बॉडी है उसको हम बोलते हैं साइटन। अगर हम देखते हैं तो इसकी सेल बॉडी स्टार शेप होती है, जिसकी ब्रांचेस होती हैं, और जिनकी ब्रांचेस के एंड्स पे डेंड्राइट्स होते हैं। यही डेंड्राइट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, जैसे हीट को, टेस्ट को, इन सब को रिसीव करते हैं। इस बॉडी में न्यूक्लियस भी है, और सेल बॉडी को हम लोग सोमा भी बोलते हैं। फिर इनमें एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के एंड पे माइलिन की शीथ होती है, एक्सॉन में माइलिन शीथ होती है, और एक्सॉन के एंड पे, टर्मिनल पे अगेन फिर दूसरा सेल अटैच होता है। जब भी दो न्यूरॉन्स जहां पे अटैच होते हैं उन जंक्शन को हम बोलते हैं साइनैप्स। तो जैसे अगर ये पूरा पूरा एक न्यूरॉन है, तो नेक्स्ट न्यूरॉन, अगर ये नेक्स्ट न्यूरॉन होगा तो इनके बीच का जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे साइनैप्स। साइनैप्स एक ओपन स्पेस है इन दोनों के बीच में, जिससे मैसेज न्यूरोट्रांसमीटर लिक्विड के थ्रू पास होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड आप लोगों को इस चैप्टर की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। इसी वीडियो को अगर हो सकता है तो 2-3 बार देखें, एंड इट वुड बी ऑलवेज बेटर कि अगर आप इसमें अपना जहां जहां पे भी आपको डाउट्स हैं उनका टाइमिंग नोट करके रखें कि वीडियो का कितने मिनट का वीडियो है। तो वहां का टाइमिंग अगर आप नोट कर लेंगे तो देन वी कैन टेक द डाउट इन द क्लास। थैंक यू एंड गुड बाय।